नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। नामांकन के बाद निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की तस्वीर अब साफ हो गई है। 100 नगर निकायों में 5,399 प्रत्याशी आजमाएंगे अपनी किस्मत। 47 प्रत्याशी निर्विरोध हुए हैं निर्वाचित। 782 ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। प्रत्याशियों ने मेयर पद के लिए की अपने नामांकन की वापसी। पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 58 प्रत्याशियों ने किए हैं नाम वापस। 2 नगर पंचायत के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नगर पंचायत में 10 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। तो नगर पंचायत को लेकर, निकाय चुनावों को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज है और ऐसे में प्रत्याशियों का ये नामांकन वापस लेने का भी दौर अब खत्म हो चुका है। कल आखिरी तारीख थी नामांकन वापसी की और ऐसे में कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की तस्वीर अब साफ हो गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, नामांकन वापसी को लेकर खूब सियासत हुई, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं प्रत्याशियों की वो साफ हो गई है। देखिए, ये कह सकता है कि निकाय चुनाव में नामांकन वापसी की जो तिथि थी वो कल समाप्त हो चुकी है। कल शाम 4 बजे तक का समय यहाँ पर सभी प्रत्याशियों को यहाँ पर दिया गया था। अगर कोई नाम इस चुनाव से अपना विड्रॉ करना चाहते हैं तो अपने नाम वापस ले सकते हैं। राजनीतिक दलों ने भी अपने ऐसे जो बागी प्रत्याशी थे, जो उनके अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ यहाँ पर चुनाव में नामांकन कर चुके थे, पर्चे यहाँ पर लिए जा चुके थे, उन सभी पर यहाँ पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया था। उन सभी से बातचीत यहाँ पर की गई थी और काफ़ी हद तक उन्हें सफलताएं भी यहाँ पर मिल पाई थी। और अब ये कह सकते हैं कि चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े रहेंगे, जिनके बीच चुनावी मुकाबला यहाँ पर होगा, उसकी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। पूरे प्रदेश भर में कह सकते हैं कि जो 11 नगर निगम है उस पर अभी भी ऐसे दावेदारों की संख्या यहाँ पर मौजूद है जो त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि नगर पालिका, नगर पंचायतों में भी इससे ज़्यादा कड़ा मुकाबला वहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं उनको सीधी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक ये कहा जा सकता है कि जिन प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन वापस ले लिया गया, उन सभी को तो पार्टी अपने अपने जिम्मेदारियां देने का काम यहाँ पर कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी नगर पालिकाएँ या नगर पंचायतें ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर सियासी दल के लिए, खासतौर पर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत नजर आ रही है। क्योंकि चाहे आपकी टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, कर्णप्रयाग हो या फिर बंगलौर हो, ये सभी ऐसी पालिकाएं हैं जहां पर सत्ताधारी दल के ही बड़े नेताओं के बेटे या फिर रिश्तेदार वहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश यही थी सियासी दलों की, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, कि जो डैमेज कंट्रोल है वो समय रहते हुए यहाँ पर किया जा सके। भाजपा ने मंत्री, सांसदों और विधायकों को इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर दी थी, ताकि किसी भी प्रकार से जो नगर पालिकाएँ हैं, जो नगर निगम है या नगर पंचायत है, वहाँ पर पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी है उसके खिलाफ पार्टी का कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव न लड़े, बल्कि मजबूती के साथ जो अधिकृत प्रत्याशी है उसके साथ सभी लोग एकजुट होकर काम करें और उसको बड़ी जीत दिलाने की कोशिश यहाँ पर की जा सके। लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है कि चाहे आपकी कर्णप्रयाग की सीट हो, नगर पालिका की सीट हो, वहाँ पर जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं गणेश शाह, उनके खिलाफ जो थराली के जो विधायक हैं उनके बेटे जयप्रकाश ने अपना नामांकन वहाँ पर किया। वो पार्टी से बागी होकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें मनाने का बहुत प्रयास वहाँ पर किया गया था, लेकिन वो सभी प्रयास वहाँ पर असफल होते हुए नजर आए और अब वो चुनाव मैदान में है। तो ऐसी और दूसरी चीज़ें, चाहे उत्तरकाशी में आप ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं किशोर भट्ट, उनके खिलाफ ही पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी की जो मुश्किल है निकाय चुनाव में और बढ़ी हुई नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो ये थी कि नामांकन पत्रों की जो जाँच यहाँ पर हुई थी, उस नामांकन पत्रों की जाँच में चाहे आपका मंगलौर की या फिर हरपटपुर की नगर पालिका हो, वहाँ पर कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनके नामांकन ही रद्द हो चुके हैं। ऐसा कांग्रेस की तरफ से जो स्टेप उठाया जा रहा है वो एक तो कोर्ट में जाने की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है, दूसरा
जो इन सीटों पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको समर्थन देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करी, ताकि जो चुनावी मुकाबला हो एक तरफा ना हो और जनता क्योंकि अब तस्वीरें प्रत्याशियों की साफ हो गई है, लेकिन जो डैमेज कंट्रोल है उसमें बीजेपी अभी भी कामयाब नहीं हो पाई है। आखिर क्यों, क्या कुछ वो वजह है जिससे वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मना नहीं पा रही है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से छोटी सरकारों के चुनाव यहाँ पर होते हैं, सभी की इच्छाएं यहाँ पर होती है कि इन चुनावों के माध्यम से वो अपने राजनीति की जो सीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर करें। निकाय चुनाव का पिछले 1 साल से इंतजार यहाँ पर हो रहा था, क्योंकि पिछले 1 साल से जो निकायां थी वो प्रशासकों के हवाले यहाँ पर चल रही थी। इस बार कुछ नई नवगठित नगर पंचायतें भी यहाँ पर बनी थी, नई पालिकाएं बनी थी, जिनका गठन इस बार यहाँ पर पहली बार हो पाया और पहली बार उन निकायों में चुनाव यहाँ पर हो रहे थे। ऐसे में सभी लोग चुनाव लड़ने के जो इच्छुक थे, जो लंबे समय से अपनी तैयारी कर रहे थे, उनको पार्टी की तरफ से उनमें से टिकट किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर दिया गया था। ऐसे में जो नाराज व्यक्ति थे उनको उनकी तरफ से नामांकन निर्दलीय के रूप में भरने का काम यहाँ पर किया गया था। ये चुनौती सियासी दलों के सामने सबसे बड़ी है, क्योंकि दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दल राष्ट्रीय दल हैं। दावेदारों की संख्या सबसे ज़्यादा उनके पास यहाँ पर रहती है, प्रत्याशियों की संख्या उनके पास सबसे ज़्यादा रहती है। ऐसे में उनका प्रयास यही था कि लगातार जो बागी जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को मनाने का काम यहाँ पर किया जा सके, नाम वापसी की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। लेकिन उसमें कुछ तो सफलताएं मिली, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे असफलताएं उनके सामने खड़ी रही हैं, जो अब उनके लिए चुनौती यहाँ पर निकाय चुनाव में बनती नजर आ रही है। जी, ऐसे में चुनौती भी प्रत्याशियों की जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। कितने वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने नाम वापस लिया है, क्योंकि इसी नाम वापसी को लेकर, नामांकन वापसी को लेकर ही घमासान था। देखिए, अभी तक के जो आंकड़े हम लोगों को, जो कल शाम तक के जो आंकड़े यहाँ पर मिल पाए हैं निकायों में, उसमें अभी भी ये कह सकते हैं कि 51 से ज़्यादा ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने अपना नाम यहाँ पर वापस लिया है, जबकि 72 ऐसे प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद रहे नगर पालिकाओं में जिन्होंने अपना नाम अध्यक्ष पद के सीट से अपना नामांकन वापस यहाँ पर लिया है, और 200 से ज़्यादा ऐसे प्रत्याशी यहाँ पर सभासद सदस्यों में रहे जिन्होंने इस चुनाव से पीछे हटने का काम यहाँ पर किया। लेकिन अभी भी जो संख्या, आप ये कह सकते हैं कि प्रदेश के 11 नगर निगम में 11 सीटों के अपेक्षा अभी भी 25 दावेदार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी हर सीट पर जो मुकाबला वो लगभग ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है अब है, और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसे जीत मिलती है और कौन नहीं बाजी मार पाता है। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं चमोली जिले के 10 निकाय क्षेत्रों में 2 जनवरी को नाम वापसी का समय समाप्त हो गया है। जिले में 10 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद से और 11 प्रत्याशियों ने वार्ड सदस्य के पद से अपना नामांकन वापस ले लिया। अब 10 निकायों में अध्यक्ष के लिए 43 प्रत्याशी मैदान में हैं और विभिन्न वार्डों से 179 प्रत्याशी सदस्य पद के लिए मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद नगर पंचायत नंदप्रयाग में वार्ड संख्या मुनियाली में कांग्रेस प्रत्याशी विनीता सदस्य पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो गई है। नंदा नगर घाट में वार्ड संख्या 2 में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह पसवान और वार्ड संख्या 4 में भरत सिंह सदस्य पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। वहीं देहरादून में उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। इसको लेकर मौसम विभाग ने सूचना जारी की है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में जल्द ही बर्फबारी होने वाली है। राजधानी दून से लेकर कई मैदानी इलाकों में सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी, धनौल्टी और कैंपटी में बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवा चलने से तापमान में भी भारी गिरावट है। शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश के 6 जिलों में 6 और 7 जनवरी को मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने सूचना जारी की है। 6 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है, जबकि 7 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में मेघ के बरसने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, पहले तो सबसे पहले वहां का मौसम कैसा है उसको लेकर जानकारी दीजिए।
बिल्कुल सुरक्षित। देखिए उत्तराखंड का जो मौसम है वो लगातार कहीं ना कहीं करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के जो कहा जाए कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वहीं देखिएगा ये कोहरा भी कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और अभी की यदि मैं मौसम की बात करूँ तो अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 2 से 3 दिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है ना बर्फबारी देखने को मिल सकती है, और मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं मौसम जो है कोहरा कहीं ना कहीं छाया रह सकता है, और जिससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। और श्रुति अभी देखिएगा कि राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूं तो अभी हल्की धूप जरूर खिली हुई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शाम तक कहीं ना कहीं मौसम फिर करवट बदल सकता है और बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया रहेगा। मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में का तापमान सुबह के समय और रात के समय क्या दर्ज हो रहा है धनराज? बिल्कुल सुरक्षित। देखिए यदि तापमान की बात की जाए तो लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं माइनस तक कहीं तापमान पहुंच रहा है, क्योंकि यदि मैं केदारनाथ की बात करूं तो -5 तक तापमान था, और आज यदि राजधानी देहरादून की बात करूं तो कहीं ना कहीं 18 से 20 तक का तापमान राजधानी देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वही देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से जैसे जैसे भविष्यवाणी की जाती है तो वो कहीं ना कहीं सच भी साबित होती हुई नजर आती है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब भी मौसम विभाग कोई इस तरह की भविष्यवाणी करता है कि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी या फिर मैदानी क्षेत्र में बारिश का अलर्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो सच भी साबित होती है। और अभी भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें बर्फबारी होने की संभावना जताई है, और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि कोहरा पड़ने से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे मौसम में जो गाड़ी चालक है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा पड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं हादसे होने की संभावना बनी रहती है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की तरफ से लगातार अपील भी की जा रही है कि अपनी गाड़ियों को धीमा चलाएं, यदि आवश्यक ना हो तो घर से ना निकले। विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है धनराज, क्योंकि कोहरे का ये मौसम, ठंड का ये मौसम, विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। यातायात व्यवस्था किस तरीके से तैनात नजर आ रहा है ताकि कोई हादसा ना हो, क्योंकि अपील तो की जा रही है, तैनाती किस तरीके से है? जी बिल्कुल सुरक्षित। देखिए यदि हम तापमान की बात करें तो लगातार तापमान गिरता है और कोहरा जो होता है उससे कहीं ना कहीं हादसे बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन परिवहन विभाग की तरफ से अपील भी की जा रही है। अपील के साथ साथ कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान भी लगातार परिवहन विभाग के द्वारा किया जा रहा है कि जो गाड़ियां हैं उनकी लाइटों की क्या स्थिति है, उसके साथ ही रिफ्लेक्टर गाड़ी में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसे कोहरे के समय में कहीं ना कहीं लाइटों का और जो रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं उन्हीं का सहारा रहता है, उसी से चमकता है कि आगे कोई गाड़ी जा रही है, दूसरे को कोई हादसे होने की संभावना नहीं रहती है। तो इस तरह की जो चेकिंग है वो लगातार परिवहन विभाग की तरफ से की जा रही है, और लगातार चेक पोस्टों पर कहीं ना कहीं इस तरह की चेकिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टर लगाने का काम भी परिवहन विभाग की तरफ से किया जा रहा है। यानी बढ़ते ठंड को देखकर प्रशासन और परिवहन विभाग भी अलर्ट मोड पर है और तमाम तरीके से लोगों से अपील की जा रही है। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी जारी की है धनराज, और कहां-कहां ऑरेंज अलर्ट, कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल सुरक्षित। देखिए यदि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग समय समय पर कहीं ना कहीं चेतावनी जारी करता रहता है और पूर्व अनुमान कहीं ना कहीं जनता के बीच में रखता रहता है। और अभी भी देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है यानी कि 2500 मीटर के ऊपर की जो ऊंचाई है वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलेगी, और जो मैदानी क्षेत्र है उनमें कोहरा छाया रहेगा और हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। लेकिन वह देखिएगा कि कोहरे के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा जाता है, और प्रशासन को भी सलाह दी जाती है कि ऐसे समय पर सर्दी से बचने के लिए तमाम तरह के जो इंतजाम है वो किए जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी लगातार कहीं ना कहीं बैठ के अधिकारियों को लेते हैं और उनको निर्देश देते हैं कि जो अलाव की सब व्यवस्था है वो की जाए, और उसके साथ ही रेन बसेरों में जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाए। और वो देखने में भी आता है कि प्रशासन लगातार कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में जुटा रहता है, क्योंकि अब अलाव की व्यवस्था की जा रही है, तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि रैन बसेरों की भी सुविधा है। क्या कुछ सुविधा दी जा रही है धनराज? पर्यटक भी आ रहे हैं बर्फबारी को देखते हुए। रैन बसेरे कितने बनाए गए हैं प्रदेश में, साथ ही साथ उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं?
बिल्कुल सुनीति, देखिए यदि राजधानी देहरादून की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। लगातार पर्यटक जो है उत्तराखंड में आते हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए अक्सर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और वह देखिएगा कि पर्यटकों के चेहरे जरूर खिले रहते हैं, लेकिन प्रशासन की यदि व्यवस्थाओं की बात करें तो पर्यटकों के लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो करने का काम कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा किया जाता है। यदि राजधानी देहरादून की बात करूँ तो इस समय 4 रेन बसेरे यहाँ पर चालू हालत में है और जिनकी व्यवस्था कहीं ना कहीं सुधारने के लिए नगर आयुक्त लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और वही देखिएगा कि लगातार जो अलाव की व्यवस्थाओं की बात करें तो 40 जगह ऐसी चिन्हित की गई है कि जहां पर अलाव चलाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, नगर निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है, ताकि किसी को सर्दी से कोई दिक्कत ना हो और सर्दी से बचाव हो सके। ऐसे में क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है धनराज, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट मोड पर है, साथ ही साथ महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्ग जो हैं उनसे क्या कुछ अपील की जा रही है, किस तरीके से सावधानी बरतने को कहा जा रहा है? बिल्कुल सोचिए, देखिए जब मौसम खराब होता है, सर्दी बढ़ती है तो लाजमी है कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें जो है बीमारी बढ़ने का अंदेशा अधिक होता है। और स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार सतर्क भी है, क्योंकि सीएमएस जो है राजधानी देहरादून में जो दून हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो वहाँ के सीएमएस है अनुराग अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं सर्दी से बचने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, उन्होंने साफ तौर पर उनसे अपील भी की है कि वो लोग तभी बाहर निकले जब अति आवश्यक हो, वरना अपने घरों में रहें। और जब बाहर निकले तो उसमें भी कहीं ना कहीं गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले, ताकि उनको किसी तरह की खतरा ना हो। और आप देखिएगा कि लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य विभाग हो, तमाम कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार विभाग है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाते हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने भी कहीं ना कहीं अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की है। यानी कि बढ़ते ठंड को देखते हुए प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है, स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में नजर आया। बहुत शुक्रिया धनराज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वही खबर सितारगंज से है, जहां नगर पालिका चुनाव नाम वापसी के अंतिम दिन सितारगंज नामांकन कार्यालय आरओ के समक्ष 27 लोगों ने अपना नाम वापस लिया, जिसमें 25 लोग अलग अलग वोट से सभासद प्रत्याशी के रूप में पर्चा खरीदा था। उन्होंने वापस अपना नाम ले लिया है। 2 पर्चे नगर पालिका अध्यक्ष पद के रूप में खरीदे गए थे, उनको भी वापस लिया गया। वहीं वार्ड नंबर 12 से भाजपा सभासद प्रत्याशी निर्विरोध घोषित हुई है, जिनको चुनाव अधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। वही खबर देहरादून से है, जहां नगर निकाय चुनाव नाम वापसी के बाद तस्वीरें अब साफ हो गई है। बता दें कि गुरुवार को शाम 4 बजे की नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि नगर निकाय चुनाव के लिए खटीमा नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा था। वहीं जांच के बाद सभी के पत्र सही पाए गए। वहीं आज किसी भी उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी न किए जाने से सभी 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जबकि बात सभासद पदों की करी जाए तो विभिन्न बोर्डों से कुल 120 नामांकन पत्र प्रत्याशियों द्वारा भरे गए थे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 11 नामांकन रद्द किए गए हैं। वहीं 13 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं, जिसके बाद कुल 90 से ज्यादा सभासद पद पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे हैं। खटीमा के अध्यक्ष पद में 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा था और सभी सही पाए गए थे, तो किसी का भी निरस्त नहीं हुआ था। आज विड्रॉल का दिन था, लेकिन किसी ने भी विड्रॉल नहीं किया, तो 8 प्रत्याशी ही अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं। जहां तक सभा सदस्यों की बात है तो 120 प्रत्याशियों ने सदस्य का फॉर्म भरा था, जिसमें से 11 निरस्त किए गए थे। तो 109 हमारे विधिमान्य नाम निर्देशित पत्र थे, जिसमें से आज की डेट में 13 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। तो 96 सदस्य
अभी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे अभी जिस दिन गैजेट हो गई उसी दिन से लागू हो गई थी और हम इसको लोग लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमने सभी जो उम्मीदवार हैं उनको निर्देश दिए कि आप सरकारी संपत्ति में कोई भी वो ना लगाएं, पोस्टर बैनर्स वगैरह इत्यादि। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो लगाते तो जो ओनर है उससे वो जरूर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लें और कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे उनकी सदस्यता में प्रभाव पड़े। अब आपको सीधे ले चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रदूषित है, कहीं गांव का पानी उड़ेल दिया गया, कहीं पे शहर का पूरा ड्रेनेज और सीवर को उड़ेल दिया गया। जिन नदियों का जल अमृत तुल्य हुआ करता था वहां से बदबू आने लग गई। लेकिन आज नमामि गंगे परियोजना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल ने नदी संस्कृति को बचाने के लिए जो पहल के प्रारंभ किया था, आज उसका परिणाम है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम उत्तर प्रदेश की धरती में मां गंगा और यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में होने जा रहा है। गोरखपुर में ऐसे ही हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति किसी न किसी नदी के तट पर बसी है। गोरखपुर राप्ती नदी और रोहिन नदी के तट पर बसी है। एक बड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश का महानगर आज गोरखपुर बन गया है। जो नदी हमारी सभ्यता और संस्कृति की जननी हो, उसका आधार हो, उसकी सेहत के बारे में पहले प्रयास नहीं हो पाया और उस प्रयास को करने के लिए एनजीटी लगातार नगर निगम गोरखपुर में जुर्माना कर रही थी। इन लोगों ने भी 110 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी लगाने की एक प्लानिंग कर ली थी। मैंने कहा 110 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, प्राकृतिक पद्धति अपनाओ। और प्राकृतिक पद्धति अपनाने का परिणाम क्या है? जिस तकिया नाले को पहले हम इधर से कभी गुजरते थे तो बदबू आती थी, आज आपने देखा होगा इसको एक निश्चित ग्रेडियंट इसको दे दिया गया, बोल्डर पिचिंग कर दी गई, उस प्रकार के प्राकृतिक पौधे लगाए गए, अब बदबू नहीं है। याद रखना, जब ये नाला पहले समय जहां पर इस नाले में अन्य सभी नाले मिल रहे हैं जो सिटी के साथ गिर रहे हैं ड्रेनेज के, उसका बीओडी लेवल 342 से लेके 350 तक है। यानी वह कहता है कि यह पानी जिसमें कोई भी, यानी ये इतना खतरनाक है कि जहर से भी बदतर है। वह खेत में सिंचाई के लायक भी नहीं होगा, खेती को जला देगा। लेकिन जब एक निश्चित पद्धति उसमें अपनाई गई, बोल्डर की पिचिंग करके, जगह जगह रोक करके, छान करके, फिर आगे ले जा करके उसको ईंट के झावे से, मोटा बालू से, गिट्टी से, बालू के साथ उसको आगे ले जाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, तो अंतिम वहां जब यह नदी में गिरने के पहले इसका बॉडी लेवल, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें अन्य खतरनाक विषैले जो तत्वों की जानकारी ली गई, तो यह था कि वह अब शुद्ध स्थिति में है, वह नदी में छोड़ा जा सकता है। बॉडी लेवल 15 से 18 के बीच में वह आ गया, यानी 350 से घट करके 15 से 17 के बीच में आने का मतलब अब आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं, सब्जी उत्पादन में, फूल उत्पादन में उसका उपयोग कर सकते हैं, वह खेती के लिए खतरनाक नहीं होगा। यही जल जब प्रकृति के अंदर जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर बनेगा, खतरनाक नहीं होगा, नुकसान नहीं करेगा।
यह जो पद्धति है प्राकृतिक पद्धति है, और प्राकृतिक पद्धति का मतलब इसका नाम फाइटो रेमिडेशन तकनीक रखा गया। और यह एक प्राकृतिक पद्धति है जिनमें बिना किसी एक बार में पैसा जो लगना है एक बार लग गया, बार बार नहीं पैसा लगना, बिजली का खर्चा नहीं है, कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि एक एसटीपी को लगाने के लिए सामान्य रूप से एक एमएलडी पर 4 करोड़ खर्च होते हैं, ये 18 एमएलडी का था, तो आप अनुमान कर सकते हैं कितना पैसा इसमें लगता है। 72 करोड़ से ऊपर पैसा इसमें कम से कम लगता है। हर वर्ष करोड़ों रुपए की बिजली लगती, मेंटेनेंस का खर्चा अलग से था। और जब फाइटो रेमिडेशन पद्धति से कार्रवाई आगे बढ़ी, खर्चा कितना आया पर एमएलडी 2.5 लाख रुपया। इस पूरे कार्य को करने में कुल पैसा लगा 2 करोड़ 70 लाख रुपया, यानी 72 करोड़ की जगह लगा है कुल 2 करोड़ 70 लाख रुपया। बिजली का करोड़ों का खर्चा बच गया, मेंटेनेंस का खर्चा बच गया। और इसका परिणाम क्या है? अगर आप देखेंगे कि जो पहले बीओडी लेवल था, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि जहां पे यह लेवल पहले जहां यह 350 तक था, 342 से 350 था, वहीं आज यह अंतिम छोर में जब बीओडी लेवल है वो केवल 22 रह गया है। यानी शुद्ध जल, क्लीन वाटर दिखाई दे रहा है, उसका प्रदर्शन यहां पे भी किया गया है। यह एक व्यवस्था है, इसको और भी अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा मॉडल दे सकते हैं। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।